गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं अपना पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। उसमें आज हम पढ़ेंगे विलय नीति। विलय नीति, इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पांव पसार रही थी और कैसे उन्होंने जो है 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अधिकार किया। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उनके हाथ में आ गई। फिर उन्होंने मैसूर पर आक्रमण कर दिया, मैसूर रियासत पर अपना कब्जा कर लिया और वहाँ जो है अपना एक रेजिडेंट नियुक्त किया। फिर मराठों से लड़ाई की उन्होंने, महाराष्ट्र को अपने अधिकार में किया और अब जो कंपनी सर्वोच्चता का दावा भी करने लग गई थी कि जो है भारत में सर्वोच्च शासन कंपनी का ही है। अब देखते हैं अपन, इसमें हमने देखा कि अलग अलग गवर्नर जनरल भी आए थे और उन्होंने जो है अपनी अपनी नीतियाँ भारत में चलाई थी। तो अब आज का टॉपिक अपना विलय नीति। इसमें भी एक नया गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत आया और उसने जो है ये विलय नीति शुरू की भारत में। विलय नीति का मतलब होता है कि येन केन प्रकार जैसे चाहे वैसे कुछ न कुछ आरोप लगा के या कोई न कोई कमी निकाल कर भारत की किसी भी रियासत को अंग्रेजी शासन में विलय करना यानी मिलाना, ये नीति अपनाई थी। इसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। किसका? लॉर्ड डलहौजी का। और प्रश्न 1 नंबर का आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विलय नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की? तो नाम क्या आएगा? लॉर्ड डलहौजी ने। देखो, अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। किताब खोल लो आप भी और अंडरलाइन करो। 1848 से 1856 के बीच अधिग्रहण की आखिरी लहर का मतलब अधिग्रहण यानी भारतीय क्षेत्रों को, भारत के क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की लहर 1848 से 1856 के बीच चली। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। उसके शासनकाल में उसने जो है ब्रिटिश साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। अंडरलाइन कर लो, विलय नीति किसने अपनाई? लॉर्ड डलहौजी ने। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था। अब विलय नीति में क्या था? देखो, जो इसने विलय नीति अपनाई उसमें क्या था? यह सिद्धांत यानी विलय नीति इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक रियासतें, जैसे सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में अंग्रेजों के हाथों में चली गई। ये सतारा, नागपुर, उदयपुर, झांसी ये वे राज्य थे जहाँ पर शासक थे रियासतों के, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था, उनके बाद उनका कोई वारिस नहीं था। तो पहले तो क्या नियम था कि जो शासक जिसको चाहता उसको शासक बना देता था, उसकी पत्नी भी शासिका बन सकती थी, वो अपने वंश के किसी उसके भतीजे को, किसी को भी जो है अगला राजा नियुक्त कर सकता था। लेकिन डलहौजी ने ऐसी नीति अपनाई कि जिसके वारिस नहीं है उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो ये विलय नीति के तहत कौन कौन सी रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य में मिली? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा था ना, उसके भी कारण यही था कि झांसी की रानी के जो पति की मृत्यु हो गई थी, उसके कोई पुत्र नहीं था रानी के, और उसने जो गोद लिया पुत्र, तो वो गोद निषेध प्रथा भी लगा दी इसने कि गोद लिए हुए पुत्र को हम शासक नहीं बनाएंगे। किसने? डलहौजी ने। तभी तो रानी ने लड़ा था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो ये रियासतें अंग्रेजों के हाथों में चली गई। प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि डलहौजी की विलय नीति से राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों का विलय किया गया? तो ये 4 रियासतें, 5 हो गई, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। भारत की लिखे, राजस्थान की नहीं, भारत की बोल देना। भारत की कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ डलहौजी की विलय नीति में? तो ये 5 रियासतें। आगे देखो, तो इनको 5 को तो इस तरह मिला लिया। ये देखो चित्र देखो आप, ये महाराजा रणजीत सिंह का दरबार है। ये महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के,
देखो, अब आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। अवध को किस तरह मिलाया? कुशासन का आरोप लगाकर कि अवध का जो नवाब है वो शासन सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम जो है उसको पद से हटाकर जनता को सही शासन दे। जबकि वो तो बेचारा सही कर रहा था, जनता ने उसका विरोध किया, प्रिय नवाब था उनका, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल था, तो उसने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा दिया और अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जिससे अवध की जनता भड़की और 1857 के विद्रोह में कूद पड़े। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में। ठीक है, आगे देखो, ये गतिविधि है कि कल्पना कीजिए कि आप किसी नवाब के भतीजे, और बचपन से ही आपको ये पता है कि इनके बाद मैं शासक बनूंगा, नवाब के पुत्र नहीं है, जैसे सतारा, उदयपुर, नागपुर के शासकों के पुत्र नहीं थे तो भतीजा आस लगाए बैठा था। लेकिन अंग्रेजों ने विलय नीति के कारण जो है उसको भतीजे को, यानी आपको, आप हो भतीजे, आपको राजा नहीं बनने दिया, तो आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो ये झांसी वगैरह ये रियासतें कूदी थी 1857 के संग्राम में। आगे देखो, ये संबलपुर के वीर सुरेंद्र सिंह है, जो संबलपुर को भी मिला लिया था ना, यही है भतीजे जिनको जो बुरा लगा। अब देखो आप ये मानचित्र देखो आप अपनी किताब में, बेटा मानचित्र में ये पहला वाला मानचित्र है 1797 का। इसमें देखो यहाँ जो ये बने हुए हैं आपके, ये कि ये पीला भाग जो है, पीला पीला, वो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र है, और जो ऑरेंज है ये वाला भाग ऐसा, ये जो है ब्रिटिश शासन के क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। तो 1700 में देखो आप कितना भाग है, पीला तो थोड़ा सा ये सबसे पहले यही आता आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहीं पर अधिकार किया था, या हैदराबाद रियासत को मिला लिया। इस तरह बहुत कम है जो अंग्रेजों के शासन में है। उसके बाद अगला है ये 1840 का मानचित्र है, इसमें थोड़ा और बढ़ गया है। ये देखो ये महाराष्ट्र को मिला लिया था, हमने पढ़ा था। ये मैसूर ऑरेंज इसलिए आ रहा है बेटा कि मैसूर में उन्होंने उसको बना दिया था ना, करना उसको क्या नाम, टीपू सुल्तान को हराकर दूसरे वंश के शासक को बना दिया था, वो रियासत ही रह गई थी, वहाँ उन्होंने रेजिडेंट नियुक्त कर दिया था। ये वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया था उन्होंने साहब। मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया और वोडियार राजवंश के हाथों में जो है उसको सौंप दिया, इसलिए इसको ऑरेंज दिखाया गया है। बाकी देखो ये क्षेत्र बढ़ गया, पीला क्षेत्र बढ़ गया ना 1797 से 1840 के बाद। और ये नीचे वाला देखो, ये है पूरा 1857 के समय जब क्रांति हो गई थी उस समय का, तो इसमें और ज़्यादा क्षेत्रों को जीत लिया ब्रिटिश साम्राज्य ने। इस नक्शे को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देखें, तीनों नक्शों में इनके इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे। ये ऑरेंज वाला भाग नहीं है और येलो वाला है। और ये रियासतें हैं ऑरेंज वाले भाग में, 562 रियासतें हैं जहाँ पर अलग अलग राजा नवाब शासन करते थे उस समय, लेकिन वो भी अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में। वो रखते थे अपना रेजिडेंट रखते थे, सेना रखते थे, राजा नवाब नाम मात्र के थे, उनको तो अंग्रेजों के इशारों पर कार्य करना होता था। और ये पीला वाला भाग जिस पर सीधा ब्रिटिश सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ब्रिटिश सरकार का तो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया 1857 के बाद, और सीधा शासन कहाँ से हो गया? ब्रिटिश सरकार से। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था पीले वाले भाग पे, और ऑरेंज भाग जो आपको दिख रहा मानचित्र में वो रियासतें हैं। देखो आगे, अब नए शासन की स्थापना कैसे होती है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये याद रखना आपको, वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, लिख लो आप चाहो तो, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स।
1773 से 1785। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी, यानी कंपनी की ताकत फैलाई थी, कंपनी का विस्तार किया था। उसमें एक अहम व्यक्ति था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। बम्बई का था, मद्रास महाराष्ट्र में जो जीत लिया था उन्होंने। मद्रास कहाँ था? इधर आपके हैदराबाद तमिलनाडु वाले भाग में, हैदराबाद के नीचे, तो उस क्षेत्र को भी उन्होंने जीत लिया था। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। अंडरलाइन करो यहाँ से, ब्रिटिश इलाके जो थे ना प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ध्यान रखना, बंगाल आपके कौन से क्षेत्र में आएगा? बंगाल देखो, ये बंगाल, ये बंगाल वाला भाग, ये मद्रास, ये बम्बई वाला भाग, और ये जो है आपके मद्रास का भाग। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। यहाँ से अंग्रेज शासन करते थे, यहाँ से शासन की इकाइयाँ थी, यहाँ से जो है वो पूरे क्षेत्र पर शासन रखते थे। इधर पूरब में आ गया, इधर पश्चिम में, इधर आ गया उत्तर, इसमें दक्षिण पूरब में, इस तरह से 3 जगह प्रेसिडेंसियाँ फैला रखी थी और वहीं से शासन करते थे। ये भी आपके जो है पूछा जाएगा, प्रश्न बनेगा ये। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय है। न्याय के क्षेत्र में सुधार किए वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और ये जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, हर एक का शासक गवर्नर होता था। शासन कौन होता था? गवर्नर होता था। लेकिन सबसे ऊपर जो होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कौन होता था? गवर्नर जनरल। इन प्रेसिडेंसियों के भी अलग अलग गवर्नर होते थे जो इस गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कार्य करते थे। सबसे ऊपर तो गवर्नर जनरल होता था, लेकिन ये जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई, इनका भी गवर्नर होता था। इनका शासन गवर्नर के पास होता था, गवर्नर, और ये गवर्नर जनरल जो सबसे ऊपर होता था। अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में क्या कार्य किए देखो। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। इस पे भी अंडरलाइन करो। वॉरेन हेस्टिंग्स की न्याय व्यवस्था में कितने प्रकार की अदालतें थी? 2 प्रकार की अभी भी है ये, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ये कलेक्टर तो अंग्रेज अधिकारी होता था। 2 प्रकार की अदालतें होती थी। दीवानी अदालतों का मुखिया तो यूरोपीय जिला कलेक्टर ही होता था, अंग्रेज अधिकारी होता था दीवानी अदालतों का। दीवानी अदालतों में जो है ऐसे पैसों से और धन संपत्ति से संबंधित मामले जाते हैं, तो उसका तो क्षेत्र किसको दिया? यूरोपीय जिला कलेक्टर यानी अंग्रेज अधिकारी को ही दिया। मौलवी और हिंदू पंडित होते थे जो भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। भारतीय कानूनों की व्याख्या कौन करते थे? मौलवी और हिंदू पंडित। और फौजदारी अदालतें जो थी, जिसमें लड़ाई झगड़े के, चोरी डकैती के ऐसे केस होते हैं, वो अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी। काजी यानी होता है न्यायाधीश, और मुफ्ती यानी होता है जो आज हम वकील जिसको कहते हैं। देखो, काजी यानी न्यायाधीश, ये भी पढ़ना और लिखना आप कॉपी में। ये डब्ल्यू आपका। काजी यानी क्या? न्यायाधीश। मुफ्ती यानी क्या? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायाधीश जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है, यानी वकील। वर्तमान में हम क्या कहते हैं? मुफ्ती को वकील, और काजी को हम क्या कहते हैं? भी न्यायाधीश। महाभियोग देखो क्या होता है। महाभियोग अभी भी लगाया जाता है, महाभियोग संसद में। तो जब इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स, ये जो है वहाँ की संसद का एक वो है सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन, इंग्लैंड का है ये संसद का निम्न सदन और ये ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। तो ये महाभियोग किसे कहते हैं ये भी आप लिखोगे। ये तीनों नए शब्द है बेटा, ये आपका SW है, आप लिखोगे इनको, ठीक है। आगे देखो,
तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने नई व्यवस्था शुरू की यहाँ पर। और देखो वॉरेन हेस्टिंग्स पर ही जो इंग्लैंड में जाकर महाभियोग लगा था, ये उसी की इंग्लैंड की जो संसद है उसका चित्र है ये। इसमें देखो जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल चला। महाभियोग का मुकदमा चलाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स पे 1785 में, क्योंकि और आरोप क्या लगाया कि बंगाल में जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने सही शासन नहीं किया। ये और लगवाया किसने मुकदमा? ये एडमंड बर्के ने। ठीक है, आगे देखो। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB अंडरलाइन करो, NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसका? जो 11 पंडितों ने बनाया ना एक भारतीय कानूनों का संकलन, उसका अनुवाद किया। और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इस पे अंडरलाइन करो, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कोलकाता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ये हिंदू और मुसलमानों के कानूनों का था ना अलग अलग, तो 11 पंडितों से तो हिंदू कानून का संकलन तैयार करवाया, फिर मुस्लिम कानून का संकलन भी तैयार करवाया, और फिर 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया ब्रिटिश सरकार ने, जो उसमें जो एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय अपना ही सर्वोच्च न्यायालय बनाया, और इसके अलावा कोलकाता में अपीलीय अदालत और सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। कब? 1773 में। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये भी ध्यान रखोगे आप, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है भारत में अब ब्रिटिश न्यायालय हो गए सब। वो ये तो सर्वोच्च न्यायालय और ये अपीलीय अदालत थी कि जनता यहाँ अपील कर सकती थी, फिर मामला यहाँ नहीं सुलझता तो सर्वोच्च न्यायालय में जाता। इस तरह की न्याय व्यवस्था किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जो भारतीय जिले थे उनमें सबसे बड़ा ओहदा किसका होता था? कलेक्टर का। वही देखता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। प्रश्न भी बन सकता है बेटा आपके, कलेक्टर का मुख्य काम क्या होता था? लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट कहलाता था। अभी भी है अपने ये सब। सत्ता के और संरक्षण का नया केंद्र बन गया। कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया। हाशिए पर धकेल दिया यानी उनको अलग कर दिया। पुराने जो अपने सत्ता केंद्र थे, ये जो है कानून व्यवस्था के लिए, इनको तो दूर किया, और एक ये कलेक्ट्रेट और कलेक्टर का जो है नया ढांचा हमारे भारत में स्थापित हो गया, जिसका काम लगान इकट्ठा करना, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों, यहाँ तक आएगा कलेक्टर का कार्य। कलेक्टर कौन होता था? ये पूरा बड़ा ओहदा था जिसका नाम से ही पता चलता है उसका कार्य ये है, पूरा लगान इकट्ठा करना, यहाँ तक ये कार्य कलेक्टर के कार्य। और उसके कार्यालय को कलेक्ट्रेट कहते थे। सत्ता और संरक्षण का एक नया केंद्र बन गया था वो, जो भारतीय सत्ता पर इन पर नियंत्रण रखता था। तो ये भी आपके कलेक्टर का भी प्रश्न बन सकता है कि कलेक्टर कौन होता था और उसका कार्य क्या था, मुख्य काम, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इधर देखो, ये मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। ये वॉरेन हेस्टिंग्स पर जो इंग्लैंड की संसद में चला ना महाभियोग, उसके लिए है। वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्यवाही के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार है। मैं उनके यानी हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया।
अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़कों पर महाभियोग चला रहा हूँ। ये किसने कहा? एडमंड बर्क ने। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर गवर्नर जनरल पहला यही बना था और इसी ने हमारे यहाँ पर अंग्रेजी कानून वगैरह, ये जो न्याय व्यवस्था, ये सब थोपा था भारत पर। ठीक है, आज होमवर्क भी भेजूंगी, होमवर्क करना आपको।